30,000 का माल 25,000 में मिल रहा है तो वो ले लेते हैं। सही बात है। लेकिन उनको भाव की जगह क्या देखना चाहिए जब वो फ्लैट लेते हैं? 5 रुपए में आपको कौवा बिरयानी ही मिलेगी, आपको एक्चुअल बिरयानी नहीं मिलेगी। रियल एस्टेट के अंदर भी ये सेम चीज़ है। लोग अगर सिर्फ कॉस्ट सेंट्रिक अगर उनका अप्रोच रखेंगे कि भाई हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पैसे से ही मतलब है कि इतने में ही मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए तो सर हमने बात की सब नेचर की कि नेचर को भी फायदा होता है ग्रीन बिल्डिंग से। तो जब मैं ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की एक बिल्डिंग है वहां पे परचेस करता हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा नहीं है कि ग्रीन बिल्डिंग है तो सिर्फ नेचर को ही बचाने का काम करता है या सिर्फ नेचर फ्रेंडली ही काम करता है। ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो कस्टमर के जेब का भी पैसा बचाता है। राइज प्रेजेंट प्रॉपर्टी टॉक शो विद पांडा में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर, और आप जब फ्लैट लेने जा रहे हो तो उसके पहले हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर रवि, जो डायरेक्टर है ओमकार ग्रुप के। उनका खुद का प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग के बेसिस पे बन रहा है। तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखें। इस पॉडकास्ट में आपको ग्रीन बिल्डिंग की सच्चाई क्या है उसके बारे में आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आती है, वो हमको कैसे यूजफुल होगा एज अ कस्टमर, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो ये वीडियो पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा। आरआईज ग्रुप प्रेजेंट प्रॉपर्टी टॉक शो विद पांडा में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर, कैसे हो आप? थैंक यू बस बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप ओमकार ग्रुप के वन ऑफ द डायरेक्टर हो जी। तो आपकी जर्नी कैसी रही अभी अब तक? आपने क्या बढ़ाई की है वो प्लीज आप बताइए। जी, सो बेसिकली मैं ओमकार ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय माय फादर। 1989 से हम लोग इस बिजनेस में रियल एस्टेट में। Okay. और मैं सेकंड जनरेशन डेवलपर हूँ और मैंने सेप्ट यूनिवर्सिटी से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है विच इज़ मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और उसके बाद मैंने 2 साल 2 भी नहीं 2.5 साल मैंने गुजरात मेट्रो में जॉब की है एज अ सीनियर इंजीनियर। सो गांधीनगर जो मेट्रो का अभी जो काम चल रहा है उसमें जितना भी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो सारा मेरे अंडर में हुआ था उस वक्त। और उसी वक्त फिर हम लोग ये गांधीनगर के अंदर भी प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सोच रहे थे, कुछ हमारा विजन वगैरह चल रहा था। तो फादर वगैरह से भी मैंने बात की, ब्रदर ने बात की कि कुछ गांधीनगर में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स किए थे पहले, बट बीच में हम लोगों ने थोड़ा गैप किया था। वी वर वर्किंग इन अहमदाबाद, स्पेशली ईस्ट अहमदाबाद। तो फिर हम लोग वापस गांधीनगर में एंट्री की और अभी हमारे गांधीनगर में 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और 2 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। अब हमारे क्लाइंट भी हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सबसे पहले कि कस्टमर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको क्या फैक्टर, उनको जो मेन प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेन जो कस्टमर होते हैं जो परचेस, वो अभी ज़्यादा जब माल सस्ते में मिलता है तो वो लोग ज़्यादा फटक से परचेस कर लेते हैं, है ना, कि लाइक 30,000 का माल 25,000 में मिल रहा है तो वो ले लेते हैं। सही बात है। लेकिन उनको भाव की जगह क्या देखना चाहिए जब वो फ्लैट लेते हैं? बिल्कुल। मतलब ये इसका आंसर देने से पहले मैं आपको सिर्फ थोड़ा एक वर्ड में मैं पूरा ये इसका पूरा मीनिंग समझा दूंगा कि 5 रुपए में आपको कौवा बिरयानी ही मिलेगी, आपको एक्चुअल बिरयानी नहीं मिलेगी। आपने अगर वो मूवी देखी है रण, उसमें बोलते हैं कि यार मुझे 5 रुपए में बिरयानी खिलाओ, तो 5 रुपए में कौवा बिरयानी ही मिलती है, एक्चुअल वाली बिरयानी नहीं मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर भी ये सेम चीज़ है कि लोग अगर सिर्फ कॉस्ट सेंट्रिक अगर उनका अप्रोच रखेंगे कि भाई हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पैसे से ही मतलब है कि इतने में ही मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है परचेज का, अगर हम लोग बात करें तो आज अगर मैं कूलर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट में 3 BHK जो मेरा प्रोजेक्ट है, और मेरे ही बगल वाला अगर वो जैकवार दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कूलर एंड जैकवार। उनकी क्वालिटी हो या उनकी ब्रांड हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जैकवार खराब है, जैकवार इज ऑल्सो इक्वली गुड, बट एक प्रीमियम प्रोडक्ट की जब बात आती है और एक ओवरऑल जब ब्रांड, एक वर्ल्ड लेवल की जब ब्रांड की बात आती है, तो कूलर एक अलग स्टेज पे काम करता है। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि टिकट साइज, जैसे मेरा भी जो 3 BHK वो एक एक्स साइज का है, दूसरा भी एक 3 BHK वो भी एक एक्स साइज का है।
मैं जो रेट कोट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इट इज 4500 पर स्क्वायर फीट, अब वो रेट कोट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 4200 पर स्क्वायर फीट। कस्टमर को क्या लग रहा है कि यार ये डेवलपर ये तो इतने महंगे हैं, मैं इनके यहाँ पे परचेस क्यों करूँ, मेरा क्या फायदा है। तो वो क्या है कि इमीडिएट फायदा देखने का ही ट्राई करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है, लॉन्ग टर्म का उनका विजन नहीं रहता है कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ये जो मैंने जो ये जैक्वार या कूलर का एग्जांपल बताया, इट इज़ वन थिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कस्टमर एक्चुअली देखते नहीं है क्योंकि डेवलपर उनको दिखाना नहीं चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि क्या है कि लोगों का यही अप्रोच रहता है कि सर आपको इतना में ये फ्लैट मिल रहा है, और कस्टमर भी यही देखता है कि ओके मुझे इतने मिल रहा है तो मैं और कुछ चीज़ें देखना नहीं चाहता हूँ, समझना नहीं चाहता हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक फ़ोन भी लेते हो, एक छोटा सा फ़ोन लेते हो, आप 1 लाख का 1.5 लाख का फ़ोन लेते हो या 50,000 का भी आप अगर एक फ़ोन लेते हो, तो आप कितना वो कंपैरिजन करते हो, कितने स्पेसिफिकेशन मैच करते हो। इसकी 8 GB रैम है, इसकी 4 GB रैम है, इसमें ये मेमोरी है, इसमें वो मेमोरी है, इसमें ये टच है, इसमें वो टच है, इसका ये टफन है, इसका वो टफन है, कितनी सारी चीज़ें आप देखते हो, तब इतना आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो। बट जब प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, अपना फ्लैट परचेस करने, तब आप एक ही चीज़ देखते हो कि मुझे किस भाव में पड़ रहा है। तब वो देखते ही नहीं हो कि फीचर्स क्या है, प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोजेक्ट में ओपननेस कितनी है, प्रोजेक्ट में क्वालिटी के क्या क्या पैरामीटर्स है, जो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बट मेन ओवरऑल मेरा जो कहने का मतलब है कि लोगों का कॉस्ट सेंट्रिक अप्रोच है, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पीपल आर ऑल्सो नाउ दे आर थिंकिंग मोर अबाउट क्वालिटी। आज मेरे प्रोजेक्ट पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ देम आर हाईली एजुकेटेड, और उनको वो नॉलेज भी है, उनको पता भी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमसे वो ऐसे सवाल करते हैं कि क्या प्रोडक्ट है आपकी, कैसे है। और कुछ क्लाइंट ऐसे भी है कि जिनको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंट्रिक अप्रोच रहता है, तो उनको फिर हम लोग ये समझाने का ट्राई करते हैं कि सर आप अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का कंपैरिजन करोगे तो आप हम लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारा विजन ये है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद भी हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें आपको हमारी तरफ से कोई कंप्लेन ना हो। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। हमारी खुद की कंपनी है प्रॉपर्टी पांडा जी, तो उसमें भी कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि मुझे इस भाव पे ही चाहिए, वो Exactly. वो नहीं देखते कि इस प्रोजेक्ट में आपको ओपन स्पेस मिल रही है, इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन ओके चलो लोकेशन तो ठीक है, लेकिन उनका फ्यूचर भी आपको जुड़ा हुआ है उसके जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टली कॉस्ट पे ही आ जाता है कॉस्ट पे आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे सिनारियो हुए हैं। अब ये भी क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं डेवलपर फैटर्निटी भी कहीं गलती रही है कि हम लोग भी उस तरीके से शायद वो समझा नहीं पाए, या जो मैसेज है वो हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि सच में एक पर्सन को क्या देखना चाहिए। आप देखिए कि जैसे ये सैमसंग की जब ऐड आती है फ़ोन की या आईफोन की ऐड आती है, तो कितने डिटेल में अपने स्पेसिफिकेशन का वो लोग ब्रांडिंग करते हैं। हम लोग क्या ब्रांडिंग करते हैं, 3 BHK इतने स्क्वायर फीट का या स्क्वायर यार्ड का है और इतने Ultra रुपए का है। luxurious बस Pro हाँ, ये 2-3 लाइन लिख दी कि अल्ट्रा लग्जूरियस। अगर 2 BHK फिर भी लोग लिखते हैं अल्ट्रा स्पेशियस, अल्ट्रा लग्जूरियस, बड़ा वाला क्या हाँ बड़ा वाला 2 BHK या XYZ कुछ भी लिखते हैं लोग। तो पर जो मेन मैसेज है वो कभी नहीं पहुंचता है, या फिर लोग ऐसे भी लिखते हैं कि क्वालिटी मैटर्स या वी आर क्वालिटी कॉन्शियस, बट जब आप उनके प्रोजेक्ट पे जाओ, विजिट करो, आप एक्चुअल में जब देखो तब वो क्वालिटी मिलती नहीं है। तो ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट थिंग और एक्चुअल प्रोडक्ट क्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो लोगों को, जैसे हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रमुख होमकार युवान था, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक नीचे एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया हुआ है। अब ये एक्सपीरियंस सेंटर का सोल पर्पस क्या है कि देखिए, ये मुझे भी पता है कि हर कोई कस्टमर जो मेरी साइट पे आने वाला है विजिट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी यहाँ पे परचेस करने ही वाला है। इट विल डिपेंड अपॉन हिज लोकेशन प्रेफरेंस, उनके बजट पे डिपेंड करेगा, क्या साइज वो लोग देखना चाहते हैं, सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा एक चेकलिस्ट रहता है। बट मेनली जब वो मेरे प्रोजेक्ट पे आते हैं तो उनका एक कमेंट तो रहता है कि यार आपके यहाँ पे हम लोगों ने जब ये एक्सपीरियंस सेंटर देखा तो हमको पता चला कि एक्चुअल क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया है कि एक्सपीरियंस सेंटर में छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी के बड़ी चीज़ हम लोगों ने सब कुछ दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट कैसे बनता है तो उसका पूरा प्रोसेस हमने दिखाया है कि कंक्रीट है तो उसके लिए जो सैंड होती है, अब कंक्रीट बनता है, सैंड है, एग्रीगेट है, पानी है, सीमेंट है, 3-4 चीज़ों से बनता है। बट कस्टमर तो कभी ये जानने की ट्राई करता ही नहीं है कि आप सीमेंट जो यूज़ कर रहे हो, आप सैंड जो यूज़ कर रहे हो, आप ये सारी जो चीज़ें एग्रीगेट जो यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। बहुत सारी बार ऐसा होता है और ऐसा हो ही रहा है। मेरे यहाँ से एवरी वीक 1 या 2 सैंड की जो गाड़ी है या डंपर है, इट इज़ गोइंग टू गेट रिजेक्टेड क्वालिटी की वजह से। अब जब मेरे यहाँ से वो रिजेक्ट होती है तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि वो
वेंडर कहीं और पे पास ऑन नहीं करेगा। जहां पे क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं है, जहां पे क्वालिटी लेवल पे कॉन्शियसनेस नहीं है, वहां पे जाके वो गाड़ी डंप कर देगा, क्योंकि वहां पे किसी इंजीनियरिंग टीम ने या क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने कुछ देखा ही नहीं है कि उसमें सिल्ट कंटेंट कैसा है, वो जो सैंड है वो कंक्रीट में यूज होने लायक है भी या नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? अवेयरनेस, इट इज ऑल अबाउट। देखिए उसमें क्या है कि एक ये होता है कि कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोबेबली मेरे हिसाब से दे हैव अ टर्नओवर बेस्ड अप्रोच कि भाई हाँ मेरे पास 25 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हो या 10 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हो, तो मैं उस तरीके से सक्सेस होना चाहता हूँ। पर उसमें दिक्कत ये रहती है कि आप कितना भी अपने लोगों पे या थर्ड पार्टी एजेंसी पे या कंसल्टेंट पे या इंजीनियर्स पे भरोसा कर लो, बट आपका एज अ ओनर आपका प्रोडक्ट पे होल्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होल्ड होना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हर शाम को एक मैसेज आना ही चाहिए जिसमें कि क्वालिटी के रिलेटेड हमने ये चीज़ें आज रिजेक्ट की है। वेंडर का फ़ोन आता है कि सर हमारे यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्यों हुआ है, तो एक ही आंसर होता है, फिर उसमें रिलेशन नहीं चलता है। अभी यहाँ पे अपने गुजरात में दिक्कत एक सबसे बड़ी ये भी है कि रिलेशन बेस्ड अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब वेंडर है, वो भी डेवलपर का रिलेटिव कोई हो गया, अब गाड़ी जैसे ही रिजेक्ट हुई तो वेंडर का फ़ोन आ जाएगा कि सर ऐसा है सर एक बार चला लीजिए ना, तो यहाँ पे और फिर वो क्या बोलेगा, अरे ठीक है चलो एक बार चला लेता हूँ, वो चलता ही जाता है फिर। तो एक तो वो अप्रोच नहीं है, दूसरा कॉन्शियसनेस नहीं है कि यार मुझे अच्छी चीज़ देनी है। आज सपोज कि मैं 100 रुपये खर्चा करके एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बगल वाला भी 100 रुपये का ही खर्चा कर रहा है, बट मैं उस 100 रुपये का कितना एफिशिएंट यूज कर रहा हूँ वो मेरे पे है। आप समझ रहे हो? अब वो 100 रुपये में से 10 रुपये मैंने वेस्ट कुछ बकवास चीज पे ही कर दिया जिसका मीनिंग ही नहीं है, या ऐसी चीज कर ली कि जो प्रोडक्ट जैसी बननी चाहिए, मटेरियल सारा आ गया साइड पे, बट जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंक्रीट बनाना इज लाइक मेकिंग अ रोटी। कैसे कि कंक्रीट में 4-5 चीजें हैं, रोटी बनाने के लिए भी पानी चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको वो जो लोट वगैरह है, जो फ्लावर है वो चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अब आप रोटी बनाओगे, आप जब वो आटा गूंदोगे तो रोटी कैसी बनेगी, और आपके मदर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से अगर आप करवाओगे तो वो कैसी रोटी बनाएगी। खुद की बनाई रोटी आप खुद नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स सारे वही के वही है। मिक्सिंग, मेकिंग और एक्सपीरियंस, ये चीजें बहुत मायने करती है, मैटर करती है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो कस्टमर्स को एक्चुअली देखने चाहिए कि चलो डेवलपर, पहले तो उनको यही देखना चाहिए कि चलो ब्रांड इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेवलपर को खुद को नॉलेज है कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। या फिर ऐसा ही है कि आज हमारी, जैसे मैं आई एम ऑल्सो सेकंड जनरेशन डेवलपर, ठीक है, हमारे ही जनरेशन के बहुत सारे ऐसे डेवलपर है, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, बट हाँ बिकॉज एक बैकअप है, फैमिली बैकअप, तो आ गए हैं और कर रहे हैं, बट उसको इंजीनियरिंग की कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या क्वालिटी आपको दे पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन हिज टीम। अब टीम ने बताया कि सर ये अच्छा है, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा है, उसको तो खुद को नॉलेज है नहीं। तो टीम जैसे उसको डाइवर्ट करेगी वो वैसे डाइवर्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन होगा? डेवलपर सफर होगा, और उससे भी ज्यादा जो कस्टमर। आप जब 4 साल बाद या 5 साल बाद उस प्रोजेक्ट में जब आप विजिट करोगे तो आप क्या देखोगे, यार पपड़ियां निकली हुई है, कहीं पे भी क्रैक्स आ रही है, प्लम्बिंग में से बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं, लिफ्ट वगैरह है तो बहुत मेंटेनेंस मांग रही है, बेसमेंट कुछ भी, मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं होता है जब आप 5 साल बाद विजिट करोगे। होता है सर, होता तो है। आप देखोगे कि 3D में उसका व्यू पूरा अलग था, और 5 साल बाद जब आप जाओगे तो पूरा ही चीज अलग है। तो छोटी छोटी चीजें है दैट इज रियली गोइंग टू मैटर, उस पर ध्यान देना चाहिए। कस्टमर को बेसिकली फर्स्ट हमको डेवलपर की पास्ट हिस्ट्री एब्सोल्युटली जाननी चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या वर्क करते हैं, उनका क्या प्रेजेंस था, जो भी उनका सेक्टर है वो। सही बात है। मेरे हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर विजन, ये तीनों के 3 चीज कस्टमर को देखनी चाहिए पहले। कि चलो आज ये भी हो रहा है कि देयर आर एम्पल नंबर ऑफ डेवलपर्स, बिल्कुल जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये स्टार्टअप का कैसे निकला है कि कोई भी आदमी आजकल स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर इज ऑल्सो अब इतना डिफिकल्ट नहीं है पहले की तरह, इजी हो गया है। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट, इफ यू हैव मनी, आप कोई भी प्रोजेक्ट में छोटा मोटा स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, फिर धीरे धीरे आप करके करो। बट डेवलपर बनना मतलब ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, फ्रॉम लैंड परचेसिंग टू प्लानिंग टू लीगल टू कंस्ट्रक्शन टू हैंड ओवर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे पैरामीटर्स है। अब किसी नए डेवलपर को जिसको पता ही नहीं है कि यार क्या है कैसे, बस ऐसे ही कुछ भी किसी ने बोला कि यार हो सकता है इसमें स्कोप है,
पैसा डाल दिया, एक पीएमसी ला के रख दी, एक कंसल्टेंट ला के रख दिया, एक सेल्स टीम के लिए भी एक अलग से एजेंसी ला के रख दी और बोल दिया कि मैं डेवलपर हूँ। बट खुद का इन्वॉल्वमेंट क्या, खुद का विजन क्या, या खुद का अप्रोच क्या कि मैं सच में क्या करना चाहता हूँ। सिर्फ अगर पैसा कमाना ही गोल है तो जो चल रहा है मार्केट में वो अच्छा ही है, बट इफ योर गोल कि हाँ मुझे लॉन्ग विजन, मुझे कुछ सच में मीनिंगफुल करना है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है या हमारी जो कंपनी उसका एक ही पर्सपेक्टिव है, सी वी हैव वन लाइफ, और हमको एक अच्छी चीज मिली हुई है, तो उसको हम लोग लोगों की लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं। सब लोग पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, समझिए, बट उतने ही पैसे में अगर आप अच्छी चीज दे पा रहे हो या थोड़ा अगर खर्चा करके आप उनकी लाइफ बेहतर कर पा रहे हो तो वाई नॉट डू दैट। ठीक है यार, चलो एक टाइम पे 25 प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, बट जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मीनिंग के साथ करेंगे। और जब कस्टमर आपको, जब 5 साल बाद आप उसके घर पे जाओ तो वो बोले कि यार आपने मेरी जिंदगी बनाई है, या आपने जो मुझे चीज दी है, आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने आपके यहाँ पे प्रोडक्ट ली है। तो ऐसा ही एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता था कि ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, इट इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट, बट उसमें भी लोगों को आज की तारीख में नॉलेज नहीं है। हमने बात की अभी जी। क्या ध्यान में रखना चाहिए कस्टमर को, लेकिन सर जब बात आती है क्वालिटी की, जो मटेरियल है, लाइक जो टाइल्स है, सैंड की बात की हमने, कंक्रीट की बात की, और क्या मेजर्स थिंग्स होते हैं उसमें? आपने अभी पिछले 1-2 साल में 2-3 चीजें मार्क की होगी कि पिछले, क्योंकि मैं भी हम भी जब क्लाइंट को दिखाते हैं ना घर, तो हमको भी दिक्कत आती है कि उनको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा दिखा है। सही बात है, कि हमको तो अंदर से पता होता है कि ये चीज यहाँ पे गलत हो रही है, समझ रहे हो सर मैं क्या कहना तो चाहूँ? वो दिखाना नहीं चाहिए। उस टाइम पे हम भी खुद स्टक मार्केट में है ऐसा। हाँ, नॉलेज एक्चुअली क्या है, दिक्कत ये है कि वो अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है। अच्छे चैनल पार्टनर, जैसे चलो आप हो तो आपको, क्योंकि आप हमारे जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो यू हैव दैट नॉलेज, और आप वो नॉलेज अपनी टीम को पास ऑन करोगे। बट बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर है, उनका सिर्फ एक ही रोल रहता है कि मुझे भाई यहाँ पे एक्स अमाउंट मिल रहा है तो मैं यहीं पे करवाऊंगा। मैं कस्टमर को एक्चुअल नॉलेज नहीं देता हूँ एज अ चैनल पार्टनर कि हाँ यहाँ पे भले आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड अगर आपको ज़्यादा देना है, या फिर 300 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो रुपए आपके 5 साल या 10 साल में वसूल भी हो जाएंगे, इस प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू भी आएगी, क्वालिटी के लेवल पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से आपका मेंटेनेंस कभी एक लेवल से ज़्यादा नहीं आएगा, वो सारी दिक्कतें आपकी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। तो वो समझाने का ट्राई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे तो यहाँ पे एक एक्स अमाउंट मिलने वाला है, और कस्टमर को भी क्या चाहिए, वो पूछ नहीं रहा है क्वालिटी के बारे में, तो मैं क्यों बताऊँ सामने से। ये दिक्कत ये है कि लोग सामने से क्यों बताए, कोई पूछ रहा है। कस्टमर को क्या पूछना चाहिए सबसे पहले? कस्टमर को मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए, बहुत लो लेवल से पूछना चाहिए सबसे पहले, कि आप क्वालिटी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह, या आपके साइट पे ऑन साइट लेबोरेटरी है, आप कंक्रीट वगैरह का टेस्टिंग वगैरह करते हो तो कैसे करते हो? क्या आपने अपनी साइट पे कभी कंक्रीट आपके यहाँ पे अगर फेल हुआ है तो आपने कुछ डिमोलिश वगैरह किया है या नहीं किया है? रेत वगैरह आपके यहाँ पे आती है तो वो रेत की क्वालिटी क्या है आप चेक करते हो? ये बेसिक एक चीज़ हो गई। दूसरी हो गई कि मटेरियल्स की जब बात आए, वायर की बात आए, अब आज की तारीख में ये हो गया कि जब हम पूछेंगे कि भाई कस्टमर को कि आपको पता है कि कौन सी वायर यूज़ करनी चाहिए, या आपको मालूम है कि मार्केट में कौन से वायर चल रहे हैं, कंड्यूट वायर, तो कस्टमर 1 या 2 ही नाम देगा। अब वो 1 या 2 नाम भी इसलिए देगा क्योंकि उन 1 या 2 नामों ने मार्केटिंग अच्छी की हुई है। बट मार्केटिंग अच्छी की हुई है इसका मतलब ये नहीं कि दैट प्रोडक्ट इज द ओनली बेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग अभी जैसे एक वायर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट पे है तो मैं नाम नहीं दूंगा, बट हम लोग अभी एक वायर यूज़ कर रहे हैं। अब वो वायर दूसरे वायर से क्यों डिफरेंट है? दूसरे जो वायर होते हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि वायर में 2 चीज़ें होती है, एक होती है कॉपर कि जो मेन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दूसरा होता है उसके ऊपर का पीवीसी का कोटिंग मटेरियल। अब वो पीवीसी शॉर्ट सर्किट जब घर में होता है या घर में जब आग लगती है, मैं आपको जो बता रहा था कि बीच में 2 इंसिडेंट हुए थे जिसमें घर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, लोग मर गए। रीजन क्या है कि जो शॉर्ट सर्किट जब होता है तब एक वायर दूसरे वायर से चिपक जाता है, जो पीवीसी का लेयर होता है ना वो लेयर बिल्कुल ही पिघल जाता है। ओके। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। अब एक ब्रांड वाला वायर है, ठीक है, उसने बहुत अच्छी ब्रांडिंग की है, खर्चा पूरा ब्रांडिंग पे किया हुआ है, समझो कि उसका ओवरऑल रेवेन्यू का 1/3 खर्चा वो ब्रांडिंग पे कर रहा है। किसी बड़े हीरो को ला दिया, किसी को
कुछ भी मतलब वो बुलवा दिया। कभी कभी आप देखते नहीं हो 3 हीरो है, एक ही ब्रांडिंग, एक ही चीज है, 5 रुपए की चीज है बट 3 हीरो है, तो खर्चा तो ब्रांडिंग पे जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। ये कंपनी है, ये क्या करेगी कि ये अपनी पीवीसी की जो मटेरियल है उस पर कॉस्ट सेविंग करेगी। दूसरी कंपनी है वो क्या करेगी कि पीवीसी का जो मटेरियल है, जो मेन कॉपर है, अच्छी कंपनी है, सारी कॉपर तो अच्छा यूज करती है, बट टेक्नोलॉजी पे इस कंपनी ने टेक्नोलॉजी पे यूज वर्क किया, इसने अपनी पीवीसी की क्वालिटी बढ़ाई। ये वायर है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। Okay. ये वायर है, ये 105 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलता नहीं है। ओके। आप समझ रहे हो? तो जब लोड फ्लक्चुएशन की बात आती है या जब शॉर्ट सर्किट की सिनारियो की बात आती है, सिचुएशन ऐसी आती है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट आए, अब वो मैं भी नहीं रोक सकता। समझो मैं क्या कर सकता हूँ एज ए डेवलपर, मैं अच्छी से अच्छी चीज दे सकता हूँ, बट हाँ सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो कुछ भी हो सकता है, बट उस सिचुएशन में मैं प्रोडक्ट क्या दे रहा हूँ वो बहुत मायने करता है। खराब मटेरियल ही हमने दिया है, अगर देखिए by मैं ये chance नहीं कुछ कहूंगा हो कि वो गया- मटेरियल खराब है, आप समझिए वो मटेरियल भी अच्छा है, बट देयर इज ऑलवेज, देखिए अब नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लाइक आपने कॉस्ट कटिंग मटेरियल में की, आपको पता है आपने की, उसके बाद कुछ होता है तो उसमें भी देखिए वो तो गिल्ट फील हुआ ना बाद में। नहीं उसमें भी है, पता ऐसा नहीं है, डेवलपर में भी नॉलेज नहीं है, दिक्कत ये है। आप समझिए कि जैसे मैं हूँ, अब क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने सेफ्टी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है, मैंने गुजरात मेट्रो में 2.5-3 साल जॉब की है, और मेरा जो ग्रुप है, मेरी जो फैमिली है, मेरे ब्रदर्स वगैरह है, तो उनका मेरे पे उस लेवल का ट्रस्ट है कि यार जो क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करेगा, हमको पता है कि इसमें कुछ और देखने की चीज़ नहीं है। तो मेरे घर वालों का मुझ पे भरोसा, मेरी टीम का मुझ पे भरोसा और मेरे कस्टमर्स का मुझ पे भरोसा, तो मुझ पे अब ये मेरे कॉन्शियस पे आता है कि यार अब मुझे पता है कि यार इतने लोगों का भरोसा मेरे पे है, तो मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ ही देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं मार्केट में रिसर्च करूंगा, मैं 15-20 लोगों से मिलूंगा, जब भी डिसीजन मेकिंग होता है तो मैं एक मीटिंग करके मैं खत्म नहीं कर दूंगा डिसीजन, मैं उसको 15 बार बुलाऊंगा, 15 बार अलग अलग सवाल करूंगा, अलग अलग टेस्ट करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तब जाके मैं एक डिसीजन पे आऊंगा। जैसे कि वायर है, तो मैंने इस कंपनी को भी बुलाया था, आप समझिए, ऐसा नहीं कि मैंने इसको नहीं बुलाया था, इसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, 25 अलग अलग लोगों को बुलाया, तब जाके सबका एक निचोड़ मैंने ये निकाला कि यार नहीं, सबसे अच्छी चीज तो यही है, और मैं कस्टमर के साथ चीट नहीं कर सकता, मुझे ये चीज देनी चाहिए। अब दूसरे डेवलपर है, हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो सकता है कि उनकी टीम, अब क्योंकि मेरा खुद का है तो मुझे पता है कि मुझे बेस्ट देना है, बट जब लोअर लेवल पे इंजीनियरिंग टीम अगर डिसीजन ले रही है या प्रोक्योरमेंट टीम अगर डिसीजन ले रही है, तो हो सकता है कि वो उस लेवल पे वो अपनापन ना आए। आप समझ रहे हो? या क्योंकि डेवलपर को नॉलेज ही नहीं है, तो उन्होंने बताया कि सर ये बेस्ट है, हो सकता है वहां से शायद कमीशन मिल रहा हो या ना भी मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो डेवलपर ने बोल दिया कि ठीक है, हाँ मैंने भी इसका नाम सुना है, अच्छा ही होगा, ओके डाल दो। तो चीज ऐसी रहती है कि अब ये एक हो गई वायर की चीज, ऐसे ही हो गई ग्लास, ओके, विंडो के अंदर ग्लास। अब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग भी है, मैं ऐसा नहीं है, देयर आर रियली गुड डेवलपर्स, मैं भी ऐसा नहीं हूं कि सब कुछ मैं ही जानता हूं, मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट विजिट करता हूं, अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट देखता हूं, आप चाहे तो मैं उनका नाम भी बोल सकता हूं। सी आई एम अ रियली गुड फैन ऑफ मिस्टर शान जवेरी, उनके प्रोडक्ट आप देखिएगा, या फिर आप बकेरी, जो मैंने पहले भी आपको नाम दिया है, तो उनके दिमाग में पहले से वो एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस है कि मैं अपने क्लाइंट को, वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मैं भी आज ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि यार मैं जो दे रहा हूँ उनको यूज करना है, तो वो क्या सोचेंगे जब ऐसा होगा, तो वो क्या सोचेंगे, वो ऐसे मुझे गाली देंगे ना कि यार इन्होंने तो यार बात तो बड़ी बड़ी की थी पर कुछ दिया तो निकला तो कुछ नहीं, वो खुदा पहाड़ निकला चूहा, वैसी चीज हो गई। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचने का ट्राई करता हूँ, और हमारी पूरी जो टीम है, ये ओमकार ग्रुप है, उनका मेन विजन या मोटो यही है कि क्वालिटी, हाँ हम लोग अपने टैगलाइन में लिखते नहीं है बट एक्चुअल देते हैं क्वालिटी, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। और ये ऐसा भी नहीं है कि हाँ हमारे सारे पुराने प्रोजेक्ट तो सब क्वालिटी में बेंचमार्क, ऐसा भी नहीं है। देखिए हमेशा इवोल्यूशन होना चाहिए, आपको अपनी पुरानी अगर हाँ कहीं पे अगर गलती है तो आपको गलती में नेक्स्ट में सुधारा हो, वो आपकी जिम्मेदारी में आता है। कोई भी डेवलपर अगर ये क्लेम करे कि 15 साल पहले मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, वो भी ऐसा है, वो भी आज के जैसा ही अच्छा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ टाइम के हिसाब से आपको क्वालिटी में भी चेंज लाना पड़ेगा, वरना तो ऐसा ही हो गया ना कि आईफोन 12 और आईफोन 14 अगर कुछ फर्क ही नहीं है तो फिर कोई आईफोन 14 परचेस क्यों करेगा? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है,
स्पेसिफिकेशन में इंप्रूवमेंट नहीं है, प्लानिंग में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो कोई क्यों खरीदेगा? मटेरियल में इंप्रूवमेंट नहीं है। अब सब जगह पे अगर एक ही ब्रांड चल रही है अफोर्डेबल में, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेरा चल रही है, तो सब सेरा 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 ही करेंगे, तो फिर लोगों को नया क्या मिलेगा? कुछ डिफरेंट क्या मिलेगा? कुछ अच्छा क्या मिलेगा? मैं एज अ डेवलपर, मुझे अगर चलो मेरे सारे कॉम्पिटिटर सेरा दे रहे हैं, तो मुझे कुछ तो इनोवेटिव देना पड़ेगा ना, कि मैं कस्टमर को समझा पाऊँ कि नहीं देखो मेरी ये, और विथ जस्टिफिकेशन। तो हमारा मेन मोटो यही रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं, देखिए आज कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट इज़ 100 CR प्रोडक्ट, 150 CR प्रोडक्ट, 200 CR प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें अलग अलग लिफ्ट है तो उसका फॉर एग्जांपल 5 CR है, कंक्रीट है तो उसका 20 CR है, स्टील है उसका 20 CR है, वैसे बाइफर्केशन रहता है। अब मुझे पता है, जैसे लिफ्ट की मैंने बात की, तो इफ़ यू आर गिविंग अ प्रोडक्ट कि जिसमें 14 माले की बिल्डिंग है, तो उसमें वो एथिकली मेरी जिम्मेदारी में आता है कि मैं उसमें जो लिफ्ट दूं वो एटलीस्ट 1.5 मीटर पर सेकंड हो, वो 1 मीटर पर सेकंड ना हो। अब ये कोई गवर्नमेंट का रूल या नॉर्म नहीं है कि आप 1 मीटर पर सेकंड नहीं दे सकते हो। डिफरेंस ये होता है, मैं बिल्कुल बताऊं, कि आप सेकंड बेसमेंट में हो अभी, ओके, बाजू वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी बंदा सेकंड बेसमेंट पे है, ठीक है। अब ये लिफ्ट चालू हुई, जाना है 14th फ्लोर पे, बीच में 5-7 स्टॉप तो आने ही वाले हैं, कोई ना कोई स्टॉप तो आएगा ही, कोई दूसरे माले पे रुका, कोई 5वें माले पे रुका। अब ये लिफ्ट सेकंड बेसमेंट से चली, ये 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है, ये इससे 1.5 गुना स्पीड पे चल रही है, इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली कि जब ये लिफ्ट दूसरे माले पे होगी तो ये लिफ्ट चौथे माले पे होगी। यस, आप समझ रहे हो? जब ये लिफ्ट तीसरे माले पे होगी तो वो 7th फ्लोर या 8th फ्लोर पे होगी। अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, बट आप ये सोचो कि ये एक पर्सन को डे टू डे झेलना है। आपका टाइम अगर कीमती है तो क्या उसका टाइम कीमती नहीं है? आप समझ रहे हो? दूसरा कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी तो उतनी वेस्ट होगी, जितना टाइम जाएगा उतनी एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो उतनी देर तो वो उसको लाइट देनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो वो अब आप सोचो कि पूरे दिन में कितना टाइम जाएगा। पूरे दिन के अगर आप, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर एक घंटा भी अगर लिफ्ट का मशीन ज़्यादा चलना चाहिए उससे ज़्यादा चला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा मेरा बिजली का कॉमन बिल ज़्यादा चला गया इसकी वजह से। ये एक पैरामीटर हुआ। अब ग्रीन बिल्डिंग का अगर हम लोग आगे डिस्कस करते तो उसमें फिर मैं लिफ्ट के और पैरामीटर्स आपको बताना चाहूंगा कि और क्या क्या देखना चाहिए। प्लीज बताइए सर। तो उसमें देखिए कि जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, एक तो ये स्पीड की बात है, इट इज दैट वाज अबाउट कन्वीनियंस। अब दूसरी चीज क्या आ गई कि बहुत सारे लिफ्ट्स आती है कि ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम अब लिफ्ट में क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिफ्ट एक ही चीज पे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंज्यूम होगी उतना ही आपका कॉमन मेंटेनेंस का बिल ज्यादा आएगा। अब आप किसी भी सोसाइटी में जाइए, आप पूछिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल आपका किस किस चीज का आता है, तो 3 चीजें वो बोलेगा। एक तो जो बोरवेल है, ट्यूबवेल, उसका बिल ज्यादा आता है। दूसरा आएगा लिफ्ट का बिल, और तीसरा आएगा बेसमेंट के अंदर जो लाइटिंग वगैरह दी है और कॉमन लाइटिंग जो फायर वगैरह की लाइटिंग दी है उसका बिल आता है। अब मैंने जो लिफ्ट दी है दैट इज एनर्जी एफिशिएंट लिफ्ट, परफॉर्मेंस लिफ्ट। उसका काम क्या है कि अगर मशीन कुछ टाइम से ज्यादा अगर खड़ा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल रात को 9 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, तब लिफ्ट मिनिमम यूज में आती है। yes. अब तब अगर मैं अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑन हूं तो मैं एनर्जी तो खा रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक एक्स कंपनी की लिफ्ट है, वो खा रही है 1 यूनिट पर आवर या पर मिनट, आप जो भी टाइम में गिनो, ठीक है। वही चीज शाम को 9 बजे से लेके सुबह का 7 बजे तक मेरी लिफ्ट खाएगी 1/2 यूनिट पर मिनट। ओके। अब आप सोचो कि उसको जब आप 1 घंटे के हिसाब से गिनोगे, 1 दिन के हिसाब से गिनोगे, 1 महीने के हिसाब से गिनोगे, 1 साल के हिसाब से गिनोगे, तो मेरे प्रोडक्ट की जो लिफ्ट है वो हो सकता है कि पूरी सोसाइटी का ओवरऑल 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पूरे साल का बचा है। तो मैं तो आपको मेंटेनेंस में सेविंग ही करवा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग अ गुड क्वालिटी लिफ्ट विच इज ग्रीन बिल्डिंग लिफ्ट। अब 3 लाख रुपए डिवाइड बाय अगर 100 घर है आप करो, तो जो भी अमाउंट आता है 3,000 आता है या जो भी आता है, तो साल में मैं 3,000 रुपए तो आपके बचा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक एनर्जी एफिशिएंट लिफ्ट दी है।
और ये तो ग्रीन बिल्डिंग का सिर्फ एक छोटा एक पैरामीटर है, लिफ्ट। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, क्वालिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ये सब कुछ बहुत ही इंटरलिंक्ड है। ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब कि वर्टिकल गार्डन होगा या पूरी ग्रीनरी होगी, उसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। नो, वो दैट इज अ मिथ, वो गलत बात है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब पूरा ग्रीनरी हो गया। ग्रीन बिल्डिंग मतलब क्या हो गया कि पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इकोलॉजिकल या जो इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ हो, और दूसरा कि साथ में कस्टमर की भी जेब का पैसा वो कैसे बचाए। ये एक पैरामीटर मैंने आपको बताया, लिफ्ट वाला। अब ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है। अब मैं ग्रीन बिल्डिंग में क्यों गया, या मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को ग्रीन बिल्डिंग में क्यों अप्रोच कर रहा हूं कि भाई, आप मेंबर भी हो? मैं यस, सो बेसिकली आई एम को कमिटी मेंबर ऑफ IGBC अहमदाबाद चैप्टर। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में देखी। सबसे बड़ा मुझे जो स्ट्राइक किसी ने अगर किया है, तो आपने अगर मेडागास्कर के बारे में सुना हो। अब मेडागास्कर, वो मूवी तो आपने शायद देखी होगी, ठीक है। अब जो सब एनिमल्स होते हैं, एग्जैक्ट, वो मूवी आपने जो देखी, रियलिटी वो मूवी का 0% भी मेडागास्कर में नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें आज की तारीख में पिछले 3 सालों से भयंकर फेमिन है, दुष्काल। ओके। पानी ही नहीं है, बारिश हो ही नहीं रही है, लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल मतलब वो आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पे चला गया है। सब कुछ ही मतलब जैसे कि हम पहले जब करते थे खुदाई, तब हम 10, 20, 25 या 50 एग्जैक्टली आप, हाँ यस, अपने ही घर पे हम लोग जब छोटे वो बोरवेल या ट्यूबवेल वगैरह बनाते थे, तो 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट पे तो पानी आ जाता था। आज की सिचुएशन क्या है? 800 फीट, 1000 फीट, कुछ गांव तो नॉर्थ गुजरात में, अगर आपने बनासकांठा का नाम सुना हो, 1200 फीट भी अगर आप ड्रिल करते हो तब भी पानी निकलता नहीं है। ये आज की सिचुएशन है, ठीक है। अब आप सोचो कि पानी तो मैं यहाँ बना नहीं सकते हो, वो तो भगवान ही देते हैं, ऊपर से ही आता है। तो वी कैन ऑलवेज सेव वाटर, वी कैन नेवर क्रिएट वाटर। 20 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी, 25 साल के बाद की सिचुएशन क्या होगी? अब जब इंडिया की बात करें तो आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि अपना जो इंडिया है, अब इसकी पॉपुलेशन क्या है? इट इज मोर देन 150 CR, ठीक है। पर पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है ना, हमारे पास फ्रेश वाटर का जो रिजर्व है, इट इज ऑलमोस्ट लेस देन 4%। हमारा पॉपुलेशन कितना है? इट इज मोर देन 20%, 25%। बट पीने लायक पानी अपने पास कितना है? इट इज लेस देन 4%। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नल वगैरह है, जैसे मैं आप अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, 5 साल पहले ब्रश करते हैं तो वो नल भी चालू है, बस जाने दो, पानी फ्री में मिल रहा है तो पानी वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहां कोई बोल रहा है, ठीक है। आप सोचो कि हजारों लीटर ऑफ वाटर, थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग वेस्टेड, किसी को पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो फ्री में मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि ये पूरी लाइफ टाइम हमको फ्री में मिलने वाला है। तब जाके पछतावा होगा कि यार ये साला जब फ्री में मिल रहा था तब हमने इसका वो इंपॉर्टेंस हमने नहीं दिया। अब टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी दे दी, फ्यूचर में आएंगी, ड्रोन वाली कार आएगी, अभी AI वगैरह तो आ ही रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर डार्क है, बट फ्यूचर में सब कुछ ही आपके पास है। पीने लायक अच्छा पानी नहीं है, लेने लायक फ्रेश एयर नहीं है, तो क्या करोगे? मैंने बीच में ही अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था कि गुजरात के अंदर ईच ईयर मोर देन 35,000 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। गुजरात में अहमदाबाद का शायद हो सकता है प्रोबेबली 10,000 के आसपास का कुछ नंबर होगा, बट अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हम में भी, आप में भी अवेयरनेस है। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो भी गाड़ी ऐसे ही चल रही है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। बट जब ओवरऑल सिनारियो आप देखोगे तब जाके वो पिक्चर पता चलेगा कि ओह अच्छा 35,000 लोग मर रहे हैं, पता ही नहीं है। और कोरोना पे जब वो 100-200 लोग भी मरे थे, तब हम लोग ये बात करते कि यार ओहो ये क्या हो गया, कैसे कोरोना हो गया, क्या अब तो खत्म हो गया। बट मेजर क्राइसिस है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं ग्रीन बिल्डिंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हैं। चलो ये है, एक्सेप्ट कर लिया कि ये सारी चीजें हैं,
मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, मैंने ये बिल्डिंग सोचा। के हिसाब से। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि चलो इतना सारा पानी वेस्ट हो रहा है, अब मैं जाके माइक में तो चिल्ला नहीं सकता कि यार मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ पे कुछ सुनने वाला नहीं है। तो मैंने ये किया कि यार चलो अपने लेवल पे हम लोग क्या बचा सकते हैं, हम लोग अपने लेवल पे एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। सेव। तो अब एनवायरनमेंट तो यार मैंने बीच में एक रील अपनी एक बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि नेचर ही भगवान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भ यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर मतलब कि वाटर, ठीक है, भगवान, और व यानी कि वायु मतलब कि एयर। तो वो हम हमारी क्या औकात है कि हम उसको सेव कर पाएंगे, वो नहीं है, बट एटलीस्ट, और हमारे जाने के बाद भी नेचर तो रहने ही वाला है, समझो आप। यस। बट हम लोग इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं। नेचर तो बहुत अलग चीज है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो उसमें नेचर का तो क्या है, वो अपना मरने काम वाला बताई कौन देगा। है, मरने वाला कौन है, इंसान ही मरने वाला है। तो 15, 20, 25 साल बाद आप सोचो कि ये ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपने टर्म सुना हो, कार्बन एमिशन के बारे में आपने सुना हो, या अभी ये जोशीमठ वाला जो सीन हो गया, या जूनागढ़ में अभी इतनी सारी बारिश जो अचानक से आ गई, यस। ठीक है। तो इन सब का रीजन क्या है? इन सब का एक ही रीजन है कि मेजर कल्प्रिट इज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन। अब ये कार्बन एमिशन क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो एक तो ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, यस। आज की तारीख में इंडिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें से 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल से, ओके। कोलसा, ओके। ठीक है। अब वो कोल क्या करेगा, कोल को जलाना पड़ेगा, उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी? वो जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। वो धुआं क्या है? इट इज प्योर कार्बन, जो अपनी जो अपना जो भी एटमॉस्फेयर उसको पॉल्यूट कर रहा है, और साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो मैं जब ये बोलता हूं कि मेरी लिफ्ट जब बिजली बचाएगी, तो साथ में वो क्या करेगी, वो लिफ्ट ये काम भी करेगी कि मैं जब कम बिजली यूज कर रहा हूं, मतलब कम कोलसा यूज होगा, कम कोल यूज होगा, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। अब मैं अपने 5 प्रोजेक्ट पे ये चीज कर रहा हूं, तो आपको शायद ये छोटा लग रहा है, बट आप सोचो बड़े स्केल पे। अहमदाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल इफ 3000 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर रनिंग अगर अहमदाबाद में, बट ग्रीन बिल्डिंग के अंदर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट कितने हैं? तो 30 भी है, 30 प्रोजेक्ट है। उसमें एक्चुअल ग्रीन बिल्डिंग पे काम करने वाले प्रोजेक्ट कितने होंगे? 10। क्योंकि वो लेवल ऑफ माइंडसेट नहीं है, वो लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं है। और हाँ, हो सकता है कि मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रीन बिल्डिंग की वजह से अप्रोक्सीमेटली 2 to 5% ज्यादा बढ़ रहा है, बट मैं सामने दे क्या रहा हूं, मैं नेचर को जितना भी है मैं उसको एक थोड़ा कंजर्व करने का ट्राई कर रहा हूं अपने लेवल पे जितना हो सकता है। आपने कल उदाहरण भी दिया था, एक एग्जांपल भी दिया था, वो कुछ जब बारिश हुई थी तब पानी भर गया था। हाँ, वो मैं अपने ही एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा। तो वो मतलब बेसमेंट लेवल पे है, तो उसमें अभी क्योंकि बारिश का सीजन है, बारिश वगैरह चल रहा है, तो जब ये पिछले वीक जब 2-3 दिन बारिश जम के आई, तो वाटर लॉगिंग हो गया मेरे पूरे फाउंडेशन में। मतलब अभी वो खड्डा ही है, अभी फाउंडेशन का काम शुरू नहीं किया है, खड्डे में ही पानी भर गया। अब क्योंकि कस्टमर को भी हम लोगों ने एक टाइम कमिट करके रखा हुआ था, तो मैंने अपने इंजीनियर को पूछा कि यार ये पानी वगैरह निकाल के कब हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि कितना क्वांटिटी होगा पानी का। और ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो स्मॉल स्केल वाला प्रोजेक्ट है, सिर्फ 107 फ्लैट्स है, उसमें 20 लाख लीटर पानी भरा हुआ था खड्डे के अंदर। ओके। 20 लाख लीटर। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करोगे, तो वो बोल रहा था कि बस कुछ यहाँ पे कुछ पीछे आगे पीछे कोई फार्म लैंड है, उसमें हम लोग डाल देंगे, हो जाएगा, करेंगे कुछ, या फिर कुछ गटर वटर में जाने देंगे। उसी वक्त लकीली हमारे यहाँ पे स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा था, जीएमसी ने काम किया। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया कि भाई मैक्सिमम हम लोग पानी वो स्टॉर्म वाटर वाली लाइन में जाने दे, क्योंकि हमारे में अंदर वो अवेयरनेस थी कि यार ये पानी, इतना सारा पानी है, 20 लाख लीटर पानी है, ये तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जाके हम लोगों ने चलो ये किया कि चलो इसको स्टॉर्म वाटर के साथ हम लोग कुछ करते हैं, तो एटलीस्ट ये पानी कहीं पे कंजर्व हो, अच्छी जगह पे जाए, वो गटर वाले पानी में ना चला जाए, फिर यूजलेस हो जाएगा। तो यही चीज होती है परकोलेशन वेल की, यही चीज होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। यस। अब आप सोचो कि एक ये 100 फ्लैट वाला प्रोजेक्ट है। अब कहीं पे तो बड़ी बड़ी टाउनशिप होती है, 300 फ्लैट, 400 फ्लैट, 500 फ्लैट। अब वहां पे जब बारिश आती है
तो वो पानी अगर डेवलपर ने अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम दिया हुआ है कि जिसमें 90 to 100% रेन वाटर हार्वेस्ट हो सके, तो सोचो ये 2 दिन की बारिश में मैंने 20 लाख लीटर पानी का आपको कैलकुलेशन बताया, तो उससे 3 गुना अगर बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें 4 महीने बारिश की सीजन है, उसमें से अगर मैं तो बोलता हूँ 30 दिन 40 दिन भी अगर अच्छी बारिश आ गई तो आप कितना करोड़ ऑफ लीटर आप पानी बचा सकते हो। तब वो मेडागास्कर वाली सिचुएशन आएगी? नहीं आएगी। अवेयरनेस। पर आप ये सोचोगे कि यार ये दूं या नो दूं उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, कस्टमर को भी क्या फर्क पड़ने वाला है। या कस्टमर भी सोचते हैं ना कभी कभी कि यार मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं ग्रीन बिल्डिंग रजिस्टर मेरा प्रोजेक्ट है, मैं सारी जो प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ इट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये आपका पानी बचाएगी, आपकी बिजली बचाएगी। तो कस्टमर कुछ जिनको पता है दे विल अप्रिशिएट, डेफिनेटली अप्रिशिएट, बट जिसको अवेयरनेस है वो क्या बोलेगी, अरे यार इसमें मुझे क्या लेने देना, तुम बताओ ना भाव क्या होगा, ऐसा। तो जब तक वो मेंटालिटी आपकी चेंज नहीं होगी, जब तक वो माइंडसेट आपका चेंज नहीं होगा कि यार नहीं, आज कोई भी इंसान है कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये बड़ी कंपनी खड़ी की, आई डोंट नो आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, फ्यूचर में जब भी तो इंसान कोई भी चीज करता है क्यों करता है कि भाई मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीज देके जाना चाहता हूँ, फ्यूचर जनरेशन को कुछ अच्छी चीज देके जाना हूँ। मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ भगत सिंह का। आज भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, कितनी उम्र थी उसकी, 23 साल। क्यों चढ़ गया? उसको तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई उसको तो पता ही था, उसको तो मरना ही था कि मैं मरूंगा तभी जाके मेरे जैसे हजारों और भगत सिंह पैदा होंगे जो अंग्रेजों से हमें आजादी दिलवाएंगे। वो तो मर गया, बट उसको ये शायद ऐसा उसके दिमाग में रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा बट हाँ मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आज से 100 200 या 500 साल बाद भी कोई तो लोग ऐसे होंगे कि जो मेरे से ऐसी इंस्पिरेशन लगे कि यार नहीं, मैं लोगों पे नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद के लेवल पे कितना कर सकता हूं मैं वो करना चाहता हूं। मैं खुद को बिल्कुल भी भगत सिंह के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था, बट हाँ आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय भगत सिंह। और उनकी ये जो एक मेंटालिटी है कि कुछ कर दिखाना, मर मिटना या कुछ ऐसी चीज करना कि अपने लेवल पे मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूं। बाकी उस वक्त ऐसे लोग थे कि यार क्या आजादी छोड़ो ना यार, होगा देखा जाएगा, बट उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, जो बलिदान दिया है वो अभी हमको काम मतलब तो वैसे ही exactly, तो हमको क्या है कि हमको चलो अवेयरनेस, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अच्छी चीज देने की अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, वो इंटेंट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कस्टमर में भी वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नहीं यार ओके इनका व्यू पॉइंट अच्छा है, इनका विजन अच्छा है, ये सच में कुछ अच्छा देना चाहते हैं। कस्टमर है, इफ हिज एज इज 45, अब इंडिया में एवरेज लाइफ है 68 ईयर्स, 15-20 साल बाद वो भाई साहब तो चले जाएंगे, बाद में आएगी सेकंड जनरेशन। तो तब का सोचा है आपने कि तब सब कुछ ही है, मैं करोड़ रुपए देके जाऊंगा बच्चों को, बट पानी बिजली वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लेवल पे तो अच्छा करूं, बाकी मैं सब पे ही छोड़ दूंगा कि यार हाँ वो तो मोदी जी कर लेंगे सब कुछ ही, या योगी जी कर लेंगे, या भूपेंद्र जी कर लेंगे, मुझे कहाँ देखने की जरूरत है। ऐसा तो होता नहीं है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की और एक आम आदमी की है। गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती है इसमें? ऑब्वियसली है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इसमें सुधार भी किए हैं और कुछ रूल्स भी लाए हैं। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग अगर आप प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाते हो तो छोटा मोटा आपको कंसेशन भी मिलता है गवर्नमेंट के लेवल से, एक इन अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी, एक छोटा सा अप्रिशिएशन, बड़ी अमाउंट नहीं है बट एटलीस्ट हाँ आपको उससे अप्रिशिएशन तो मिलेगा कि हाँ चलो। वैसे कोई नियम रखते हैं कि आपको लाइक जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो करना पड़ेगा, ऐसे कुछ वो है वो गवर्नमेंट ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाके रखे हुए हैं। वो है कि भाई इतना अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह होना चाहिए। ये है मेन चीज, ये है कि उसका फिर समझो कि लोगों ने दे भी दिया बट उसका मेंटेनेंस वो क्या दिया हुआ है, कैसे। अभी एक बार जब वो आपने वो रेन वाटर का कर दिया, अब वो 50 फीट किया है, 250 फीट किया है, 300 फीट किया है, वो चेक करना बहुत डिफिकल्ट गवर्नमेंट के लिए भी हो जाता है। आप समझो यार, वो छोटी छोटी चीजें तो कोई भी चेक नहीं कर सकता, वो तो डेवलपर का खुद का इंटेंट होना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे से अच्छी चीज देनी है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 300 फीट जाना है तो जाना ही है, या फिर अगर चलो मैं तो बोलता हूं सब कुछ दे दिया बट डेवलपर ने स्लोप ही अगर उल्टे सीधे दे दिए है कि पानी जाना चाहिए यहाँ पे, चला गया वहां पे, तो क्या गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? समझ रहे हो? तो वो कॉन्शियसनेस आप में होनी चाहिए क्वालिटी को लेके।
फ्यूचर को लेके सिर्फ अगर आप 5 साल तक का विजन रखोगे या 10 साल तक का विजन रखोगे तो ये ग्रीन बिल्डिंग काम का नहीं है। बट अगर आपका विजन ऐसा है, आप नहीं बोलते हो कि यार ये अंग्रेजों के ज़माने की कुछ कुछ बिल्डिंगें हैं, जैसे ये एलिस ब्रिज है, साला 100 साल से भी ऐसा का ऐसा ही है। क्यों है? बिकॉज वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस थी, वो उनको पता था कि यार नहीं, उनका विजन था कि 100 साल तक भी इसको कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग अभी गए थे लास्ट ईयर, शिमला गए थे, तो वहाँ पे जो वाइसरॉय वगैरह जो रहते थे ना, मतलब अंग्रेजों में वाइसरॉय सबसे बड़ी पोजीशन थी इंडिया लेवल पे, तो 1880 या 1870 की बिल्डिंग थी। उस वक्त उन लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर फायर का प्रोविजन दिया था कि अगर फायर होता है, अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो उससे कैसा बचा जाए। आज से 150 साल पहले सोचो, दैट इज कॉल्ड अ विजन। और अभी भी हमने लेटेस्ट सुना है 5-6 साल हाँ। पहले, या आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ फायर सेफ्टी का कुछ था नहीं। तो मेन बात, इंटेंट इज वेरी मच नेसेसरी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे तो अभी इतना पता चला है कि जब, जैसे कि आपने बताया कि जब आप फोन लेने जाते हो तब सब स्पेसिफिकेशन देखते हो, तो एज अ कस्टमर अगर आप 50 लाख दे रहे हो, 50 1 लाख, दे रहे हो, करोड़, 2 करोड़, हाँ, तो आपको ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन देखना चाहिए। हाँ, और चलो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही अच्छा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे अच्छे डेवलपर है कि जिनका सच में क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। आप सिर्फ जैसे आप जाओगे आपको देखते ही पता चल जाएगा। आप पूछो कि आपके यहाँ पे लैब सेटअप है, आप ये पूछो कि आपने ये मटेरियल दिया है तो यही क्यों दिया है, आप उनसे ये पूछो। जैसे कि आपने जैकवार दिया है तो जैकवार ही क्यों दिया, क्यों सेरा नहीं दिया, क्यों कॉलर नहीं दिया, क्यों ये नहीं दिया। अगर प्लम्बिंग में है तो आपने क्यों एस्ट्रल ही दिया, क्यों आपने वो सुप्रीम नहीं दिया, या क्यों दूसरा नहीं दिया। एस्ट्रल भी उतना ही अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एस्ट्रल अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि एस्ट्रल ने अच्छी ब्रांडिंग की है तो लोग एस्ट्रल को जानते हैं, तो डेवलपर भी यही सोचेगा ना यार कि भाई चलो एस्ट्रल को सब जानते हैं तो मैं एस्ट्रल दे दूँ, तो मेरी वो गुजराती में बोलते हैं कि मगजमारी नहीं, कि हाँ जानते हैं एस्ट्रल अच्छा ही है चलो। बट कुछ ब्रांड हो सकता है ऐसे भी हो कि एस्ट्रल से भी अच्छी हो या एस्ट्रल से पुरानी हो, जो पायोनियर हो। जैसे जैकवार की मैंने बात की, तो जैकवार से बहुत पहले आई हुई कूलर है, इट इज़ 100, और वो क्या हो गया कि वो यूएस स्पेसिफिकेशन से बनी हुई है। चीज़ें ऐसे भी होती है यूरोपियन स्पेसिफिकेशन से बनी होती है, तो उसमें पैरामीटर्स क्वालिटी थोड़े अच्छे होते हैं। इंडियन पैरामीटर्स भी इक्वली अच्छे हैं, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों में यूरोपियन स्पेसिफिकेशन थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जिस प्रोडक्ट में आप वो चीज़ दे सकते हो तो आपको देनी चाहिए। और कस्टमर को भी ये पूछना चाहिए, अगर हाँ सेरा दे रहे हो तो सेरा में भी क्या चीज़ दे रहे हो, ये प्रोडक्ट क्यों दी, इसमें पानी बचने के कोई प्रोविजन है या नहीं है, वाटर टैंक वगैरह आप दे रहे हो, फ्लशिंग टैंक जो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, फ्लशिंग टैंक दे रहे हो या मेट्रोपोल दे रहे हो या सिर्फ नॉर्मल कॉक दे रहे हो। समझ रहे हो? अब नॉर्मल कॉक दे दिया, मैंने कॉक चालू कर दिया, फ्लश कॉक, ठीक है, अब कोई उस पर वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 10 लीटर भी पानी वेस्ट हो सकता है, 20 लीटर भी वेस्ट हो सकता है, 30 लीटर भी वेस्ट हो सकता है। मैं खुद के घर का एग्जांपल दूंगा। 10 साल पहले मेरे दादाजी है, तो वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करने गए। अब वो फ्लश कॉक हमारे घर में उस वक्त फ्लश कॉक था, तो उन्होंने फ्लश कॉक चालू करके रख दिया। अब वो भूल गए, पूरी रात वो चलता रहा। सुबह पूरी हमारी जो 20-30 हज़ार लीटर की जो पानी की टंकी थी खाली हो गई। तो आप सोचो क्यों? क्योंकि उस वक्त शायद अवेयरनेस नहीं थी इतनी, दादा भूल गए। चलो दादा की गलती, शायद उनकी उम्र थी, वो भूल गए कि यार ध्यान नहीं रहा, या थोड़ा प्लस माइनस हो गया होगा, पर पानी तो वेस्ट हो गया। अब ये तो एक घर का एग्जांपल है, ऐसे इंडिया में कितने करोड़ घर है, कितने करोड़ घर पे ये चीज होती होगी। अब उसकी जगह पे अगर फ्लश टैंक है तो क्या होगा, उसमें फिक्स ही है कि 4 लीटर और 6 लीटर पानी ही यूज होगा। अगर आप टॉयलेट में जाते हो तो 6 लीटर ऑफ वाटर यूज होगा, आप एक बार फ्लश करो, खत्म हो गया, तो पानी आपो-आप सेव हो गया। 6 लीटर से ज्यादा पानी वेस्ट ही नहीं होगा, और क्लीनलीनेस तो आपको उतनी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है। तो जहां पे 6 लीटर पानी यूज हो सकता है, वहां पे मैं क्यों 10, 15 या 20 लीटर पानी यूज करूं? ओके। अब सोचो, एक ही प्रोजेक्ट, एक फ्लैट में हर रोज अप्रोक्सीमेटली, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज 4 लोग तो रहते ही है एक फ्लैट में। 2 या 3 BHK अगर नॉर्मल फ्लैट है तो 3 से 4 लोग रहते हैं। अब नॉर्मल इंसान
हर रोज का 150 लीटर पानी यूज करता है, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, हर चीज में, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक घर 600 लीटर पानी यूज कर रहा है। अब उस पानी में से आप जो आपको पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर, वो तो पानी पीते हो, तो इंसान कितना पानी पीता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पर, और खाना बनाने के लिए यूज होता है 10 लीटर पानी। तो जो एक्चुअल जो पानी, जो खाने पीने का पानी है, वो होता है 20 लीटर या 25 लीटर पर पर्सन। बाकी सारा पानी ऐसा है जो वेस्ट वाटर है, जो पानी ऐसा है कि जिसके लिए फ्रेश वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। अब ग्रीन बिल्डिंग के अंदर क्या होगा कि हम लोग ड्यूअल प्लम्बिंग टेक्नोलॉजी देंगे, हम लोग एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देंगे। तो जितना भी ड्यूअल प्लम्बिंग सिस्टम, वो क्या होता है? मैं समझाता हूँ। देखिए, उसमें ये रहता है कि जैसे कि अभी आपने फ्लश टैंक में से आपने फ्लश वगैरह यूज कर लिया, वो सारा पानी जाएगा नीचे। अब वो पानी ऐसा है कि ये पानी रिसाइकेबल नहीं है, रिसाइकल नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, बट वो नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर मतलब कैसा है कि जैसे किचन का पानी, बाथरूम का पानी, ये सारा पानी आप कलेक्ट करो, एक रिसाइकलेबल टैंक है उसमें आप रखो, वो जो STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अंदर आप वो वाटर को ट्रीट करो, उस वाटर को आप वापस से रीयूज करो। अब वो पानी ड्यूअल प्लम्बिंग सिस्टम के थ्रू आपकी फ्लश टैंक के अंदर वापस आएगा, ओके। और आपके लैंडस्केपिंग के अंदर जाएगा। अब झाड़पान है या जो अपनी जो प्लांटेशन है, अब वो तो ऐसा बोलता नहीं कि मुझे फ्रेश वाटर दो, उसको तो आप ये वाटर दो, इसमें तो और न्यूट्रिशंस होंगे, उसमें तो ये वाटर यूज हो सकता है, उसके लिए मुझे बोर का फ्रेश वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप समझ रहे हो? अब वो सोचो कि वो बोर का कितना वाटर, एक घर के अंदर फ्लश के अंदर हर रोज एक इंसान है तो एटलीस्ट वो 2 बार तो नॉर्मली वॉशरूम यूज करेगा। 4 लोग हैं, मतलब हर रोज का एक घर के अंदर से एटलीस्ट 100 लीटर ऑफ वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर यूज होता है, जिसकी जरूरत नहीं है। अब 100 लीटर मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में 300 घर है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब हो सकता है कि 30,000 लीटर हो गया। 30,000 लीटर पर डे, प्लस आप सोचो कि अब उसको स्केल करो इन अ मंथ, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 9 लाख लीटर। 9 लाख लीटर पानी जो बच सकता है, आराम से बच सकता है, बट आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। और ये तो सिर्फ उसका, लैंडस्केपिंग में तो जो पानी यूज होता है वो तो अलग ही है। तो मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग वेस्टेड। अब ये तो वेस्ट हो रहा है, अब इसमें चलो कस्टमर ये बोलेगा कि इसमें यार वेस्ट हो रहा है, चलो मुझे क्या लेना देना, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये पानी जो वेस्ट हो गया, अब आपको नया पानी तो चाहिए, उसके लिए आपको बोर तो चलाना पड़ेगा, बोर भी तो बिजली मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो महीने के अंदर हजारों से लेके लाखों रुपए का बिल बोर का आता है, बोरवेल का। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका पानी अवेलेबल है, वो आप यूज नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप नया पानी खींचते ही जा रहे हो, तो उसका बिल नहीं आएगा क्या? तो उसका आपका मेंटेनेंस का बिल नहीं आएगा। तो कस्टमर का भी तो जेब का पैसा जा ही रहा है, बट अवेयरनेस नहीं है, इसलिए सब कुछ चल रहा है ऐसा ही कि भैया उसको, कस्टमर को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सर हमने बात की सब नेचर की, कि नेचर को भी फायदा होता है ग्रीन बिल्डिंग से। तो एज जब मैं कस्टमर हूँ, तो मुझे जब मैं ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है वहाँ पे परचेस करता हूँ, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन बिल्डिंग है तो सिर्फ नेचर को ही बचाने का काम करता है या सिर्फ नेचर फ्रेंडली ही काम करता है। ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो कस्टमर के जेब का भी पैसा बचाता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग 1 by 1 टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो एक ग्लास की, विंडो के ग्लास की बात करते हैं। अब एक घर है जिसमें नॉर्मल क्लियर ग्लास है, विंडो का ग्लास। दूसरा घर है जिसमें परफॉर्मेंस ग्लास है। अब परफॉर्मेंस ग्लास मतलब क्या कि उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कोटिंग होती है जो घर के अंदर सनलाइट को तो आने देगी, बट सन की जो हीट है, जो गर्मी है, उसको नहीं आने देगी, उसको रोक के रखेगी। अब उसके वजह से क्या होगा कि आप अपने घर का जो एसी है, अब नॉर्मली हम लोग, आप आइडिया ही होगा कि जब भी हमको गर्मी लगती है हम लोग क्या करेंगे कि एसी को डायरेक्टली हम लोग 60 डिग्री पे चला लेंगे, 16 डिग्री सेल्सियस पे चला दिया एसी को और ठंडा हो गया। अब 16 डिग्री पे जब आप एसी को चलाओगे तो यूनिट का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन मैक्सिमम होता है। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन है कि जो एसी है उसको हमें 24 डिग्री सेल्सियस पे ही चलाना चाहिए, एटलीस्ट 24 एंड अबव। तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग होगा और उससे
ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी वगैरह है, वो भी आपकी अच्छी रहेगी। अब जब 16 डिग्री सेल्सियस पे चलाओगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो आपकी जेब का डायरेक्टली पैसा चला गया। अब आप सोचो कि ये जब मैं बात करता हूँ तो एटलीस्ट इन अ ईयर आपकी जेब से मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से 8 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको ये परफॉर्मेंस ग्लास दे रहा हूँ तो आपकी जेब में से बचेगा। एटलीस्ट 8 to 10,000 रुपीज एवरी ईयर। Okay. अब मेंटेनेंस में आप सोचो कि अगर नॉर्मल अगर कोई बिल्डिंग है, अगर 3,000 रुपये का मेंटेनेंस आ रहा है, 4,000 रुपये का मेंटेनेंस आ रहा है, तो आपको पर ईयर 700 रुपये तो मैं यहाँ से ही बचा के दे रहा हूँ। अरे 8,000 रुपये पर मंथ आपको, सॉरी 700 रुपीज पर मंथ, अगर 8,000 रुपीज पर ईयर है तो अप्रोक्सीमेटली 600 या 700 रुपये पर मंथ आपको तो मैं यहीं से बचा के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ग्लास दिया है आपको कि जो आपके घर के अंदर सन का हीट नहीं आने देता है, क्योंकि लाइट इज नेसेसरी, हीट इज नॉट नेसेसरी। तो सन हीट नहीं आएगा तो आप एसी कम डिग्री पे चलाओगे। अब दूसरी चीज ये हो गई कि जो मैंने लिफ्ट की बात की थी कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट हम लोग ऐसी देते हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंट लिफ्ट है, तो वो भी आपके कॉमन मेंटेनेंस में आपको सालाना एटलीस्ट 2 या 3 लाख रुपए तक बचा दे सकती है ओवरऑल सोसाइटी में। अब वो भी आपके जब आप डिवाइड Maintenance पे करोगे ही जाएगा। तो 700-800 रुपये या 500 रुपये पर मंथ हो सकता है, ये भी आपको बचा के दे सकता है। कैसे यूज करोगे आप उसको। दूसरी चीज कि जितने भी मैं मटेरियल्स दे रहा हूं वो सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स और स्ट्रेंथ वाले मटेरियल। मैं जो कंक्रीट यूज कर रहा हूं वो मैं ग्रीन सीमेंट यूज कर रहा हूं। जो आप मेट्रो में देखोगे, बुलेट ट्रेन के अंदर जो यूज हो रहा है वो देखोगे, डैम्स के अंदर जो चीज यूज हो रही है वो देखोगे। सो इट इज इको फ्रेंडली मटेरियल, एट द सेम टाइम इट इज ड्यूरेबल। ओके। तो आपकी बिल्डिंग का जो लाइफ है, मतलब कि नॉर्मल अगर उसका आरसीसी जो कंक्रीट है उसका लाइफ अगर 15 साल का है तो इसका एटलीस्ट 10 to 15% ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसका अगर 15 या 20 साल का लाइफ साइकिल है तो उसका 20 या 25 साल का लाइफ साइकिल हो जाएगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी, मैं जितने भी प्लम्बिंग के फॉसेट्स वगैरह दे रहा हूँ वो सारे मैं वाटर सेविंग फॉसेट्स दे रहा हूँ। तो यही सेम चीज हो गई कि हर रोज आपके घर से 100-200 लीटर पानी वेस्ट वाटर बच रहा है, फ्रेश वाटर बच रहा है। Yes. तो आपका बोरवेल का पानी कम यूज होगा, बोरवेल का बिल भी आपका कम आएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड। अब दूसरी चीज आपने शायद सुना हो कि बीच में अभी लास्ट ईयर ही चेन्नई के अंदर ये एक रूल नया आया था कि जितने भी घर है उसमें वाटर मीटर कंपलसरी है। ओके। वाटर मीटर कंपलसरी हो जाने वाले हैं। अभी अपने यहाँ पे शायद ये रूल नहीं है, कई कई जगह पे है। हाँ कई लोग देते हैं, पीपल आर प्रोवाइडिंग वाटर मीटर, बट वाटर मीटर का अभी अपने यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, इतना अवेयरनेस या रूल नहीं आया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ गया कि आपको अपने घर में कंपलसरी वाटर मीटर लगा के देना ही पड़ेगा, 5 साल बाद अगर ऐसा रूल आता है, और आने ही वाला है क्योंकि पानी तो कम हो ही रहा है, तब क्या करना पड़ेगा कस्टमर को? अगर मैंने अपना वाटर मीटर का प्रोविजन नहीं दिया अपने फ्लैट में एज अ डेवलपर, तो कस्टमर को 5 साल बाद क्या करना पड़ेगा कि वाटर मीटर लगवाना पड़ेगा, प्लम्बिंग की सारी लाइंस नए दौर से घर के अंदर वापस से घुमा के लगानी पड़ेगी। वो खर्चा तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने वाटर मीटर नहीं लगाया हुआ है और मैंने प्लम्बिंग जितना भी दिया है डायरेक्टली मैंने उस तरीके से दिया हुआ है, आउटसाइड से दे दिया है, इंटरनल प्लम्बिंग मैंने करके दिया ही नहीं। जो वाटर मीटर के हिसाब से जो देना पड़ेगा उसका एक कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है, पर क्योंकि मैं अपना पैसा एज अ डेवलपर बचाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं वाटर मीटर नहीं दूंगा। 5 साल बाद अगर ऐसा रूल आ गया तो क्या करोगे एज अ कस्टमर? डेवलपर को तो बोलने जाओगे नहीं, तो वो तो आपकी जेब में से पैसा जाने ही वाला है। और आप मान के चलिए ये रूल आने ही वाला है। अभी एक रूल तो अपने गुजरात में आ गया कि बोरवेल जो है अब कोई भी इंसान अपने घर में बिना परमिशन के बोरवेल नहीं कर सकता। ओके। अगर आप ऐसा सोचोगे कि कल मैं अपने घर में बोरवेल करवा दूं, अब वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको लिटरली गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाके आप बोरवेल कर पाओगे। तो अब दिन भर दिन इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होने वाली है, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले। तो हम लोग प्रिपेयर्ड है, हमको पता है कि ऐसी चीजें हो सकती है फ्यूचर में आए, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारी चीजें प्रोविजन करके रखा हुआ है। बोरवेल का वाटर भी बने इतना कम यूज हो, वेस्ट वाटर भी कम हो, ड्यूअल प्लम्बिंग सिस्टम हमने दी हुई है, हमने परफॉर्मेंस ग्लास दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमने की हुई है। हमने जो ब्लॉक दिए हुए हैं, तो जो ब्लॉक है वो भी ग्रेड 1 क्वालिटी के ब्लॉक है। मतलब अभी ये तो एक चीज तो अभी फिक्स है कि बिल्डिंग आप जितनी भी देख रहे हो सब जगह पे आपको अब ब्रिक्स देखने को नहीं मिलेगी कोई भी जगह पे। अब हर जगह पे ब्लॉक्स आ गए हैं। अब ब्लॉक्स में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है।
ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एज पर IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग ग्रीन बिल्डिंग में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, हमको अच्छी चीज देनी है, वी आर गिविंग ग्रेड 1 ब्लॉक। अब उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है अच्छी। स्ट्रेंथ से क्या होगा कि क्रैक्स वगैरह डेवलप कम होगी। लोग ये कंप्लेन करते हैं कई कई जगहों पे कि यार बिल्डिंग में क्रैक्स बहुत आ रही है। तो क्योंकि डेवलपर ने वो ब्लॉक का टेस्टिंग ही नहीं किया, वो देख ही नहीं रहा है कि ये ग्रेड 1 का ब्लॉक है, ग्रेड 2 का ब्लॉक है, या कौन सी क्वालिटी का ब्लॉक है। तो ग्रीन बिल्डिंग में हमको इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करने की वजह से ये सारी चीजें R&D हमको करनी पड़ती है। तब जाके हम लोगों ने एक डिसीजन लेके ओके वी विल यूज इको फ्रेंडली ब्लॉक विथ ग्रेड 1 मटेरियल। ओके। तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे मैं पुट्टी जो यूज कर रहा हूँ, तो पुट्टी भी मैं ग्रीन मटेरियल यूज कर रहा हूँ। अब आपने ये सुना होगा शायद नाम की ब्रीथ फ्री, ये एशियन पेंट्स बहुत Yes, ऐड करते मैंने हैं। सुना तो ये जो पेंटिंग वगैरह है उसमें से भी बहुत सारे केमिकल वगैरह रिलीज होते हैं। जब आप वो लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपके अंदर वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है वो। तो वो भी हम लोग एक ग्रीन मटेरियल यूज कर रहे हैं पुट्टी के अंदर। छोटी छोटी चीजें हैं जो सुनने में इतनी बड़ी नहीं लगती है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ पे। तो ये जो एक पहले एक टर्म था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि आंख बंद करो, कान बंद करो तो दुनिया अच्छी है। अब ऐसा टाइम नहीं है। अब आंख भी खोलनी पड़ेगी, कान भी खोलना पड़ेगा और मुंह भी खोलना पड़ेगा। और जब तक आप खुद अवेयर नहीं होगे कि मुझे अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ अच्छी चीज दे के जानी है। हाँ, सबके अंदर स्वार्थ होता है कि यार मुझे क्या पड़ी है, होता ही है। बट जब आपको कोई डेवलपर अच्छी चीज दे रहा है, आपको उसी दाम पे मिल रही है, तो व्हाई नॉट चूज दैट? यस। दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। अभी सर तो डेवलपर ऐसा क्यों नहीं करते कि जब आपने पोजीशन दे रहे हो तो जो कस्टमर है आपके, तो उनको एक यूजर मैन्युअल दे कि आपको ऐसे ही घर को आप यूज करें, इससे आपको ये फायदा है जी। तो ऐसा अभी क्यों नहीं हो रहा है? लाइक जब भी हम फोन कुछ नया लेते हैं तो उसमें टोटली यूजर मैनुअल आती है। देखिए, अवेयरनेस के लिए कोई भी अच्छा डेवलपर है तो वो एक तो बिल्डिंग की जितने भी ब्लूप्रिंट्स है वो तो अपने सारे कस्टमर्स को देगा ही, कि जिसमें सब कुछ मार्किंग करके रखा हुआ होता है। दूसरा, हम लोग अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं कि जैसे आपने ये सजेस्ट किया है कि एक अच्छा सा यूजर मैनुअल हो जिसमें सारी चीजें हैं। अब क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग तो एक डिफरेंट चीज है, ये तो एक नया ही कंसेप्ट है, तो इसके लिए तो हमें नए तरीके से पूरा नया देना ही पड़ेगा। बट बाकी हम लोग, कोई भी डेवलपर, अच्छा डेवलपर है तो वो ये चीजें देता ही है। एक चेकलिस्ट देगा कि आपने ये सारा चीज चेक कर लिया है, आपको फायर वाला ये चीज है तो आपको ऐसे ऐसे यूज करना है, आपको अपना विंडो वगैरह है इसका ऐसे ऐसे आपको मेंटेनेंस करना है, बोरोवेल है तो आपको इसका ऐसे टाइमली मेंटेनेंस करना है। ये सारी चीजें हैं। देखिए, डेवलपर जब तक प्रोजेक्ट को मेंटेन करता है और ऑपरेट करता है तब तक कोई इश्यू नहीं आता है। इश्यू फिर कब आता है कि जब सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया, फिर सोसाइटी को जिसने हैंडओवर लिया है, अब वो बिल्डिंग को कैसे चलाता है, वो बिल्डिंग को कैसे ऑपरेट एंड मेंटेन करता है, वो सबसे बिगेस्ट चैलेंज आता है। अब उसमें फिर आप ये पूछोगे कि सर तो फिर बिल्डर ही क्यों मेंटेन नहीं करते? उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि सोसाइटी वालों को भी फिर एक ऐसा लगता है कि यार बिल्डर मेंटेन कर रहा है, यार हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो फिर जाके इफेक्ट हमने बहुत देखी है जब सोसाइटी हैंडओवर होती है। यस, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, डेवलपर मेंटेन करेगा तो हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत कॉस्ट ज्यादा है, बट आपकी सोसाइटी वेल मेंटेन होगी। बट वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये सब कुछ एक ऑटो मोड पे चला जाए और कस्टमर भी अवेयरनेस वाले आएंगे। ओके, ऐसी बात है। ओके। तो सर आपसे हमने बात की है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, जी। कैसे कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। जी। तो सर आप हमारी इस चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आपको कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ पे आके। एक्चुअली क्या है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे कस्टमर को एक नॉलेज पॉइंट मिले। कोई भी आज अगर रियल एस्टेट आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं जहाँ पे 50,000 लाइक्स है, 80,000 लाइक्स है, बट वहां पे कस्टमर को नॉलेज नहीं मिलता है। सही है। वहां पे उसको ये चीज नहीं मिलती है कि मैं घर खरीदने जब जाऊं तो मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे वास्तु का चीज देखना चाहिए, मुझे क्वालिटी का चीज देखना चाहिए, मुझे ग्रीन बिल्डिंग का चीज देखना चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज है कि जो उनके लिए सच में मायने करती है। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग। और मैं तो बोलूंगा कि आप बने इतना इसको, और आप अच्छी तरीके से और अच्छे अच्छे लोगों को लेके आइए, और अच्छी अच्छी चीजें जैसे ग्रीन बिल्डिंग है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, आप लाइए, कस्टमर को अवेयर कीजिए,
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया बदलेगी। और बोलना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो मैं ये ना करूं, नेवर डीमोटिवेट योरसेल्फ, ऑलवेज मोटिवेट। आज नहीं तो कल अच्छा होने ही वाला है। ये वीडियो है, हो सकता है आज इसको 20,000 लाइक मिले या 25,000 लाइक मिले, बट जब 10 साल बाद या 15 साल बाद जब पता चलेगा कि साला ग्रीन बिल्डिंग पे तो कोई बोल रहा था, तब इसी चीज को 20 मिलियन लाइक मिलेगी। समझ रहे हो? आज कंटेंट हो सकता है लोग इतना ना देखे, बट हमें तो अपना काम करना पड़ेगा। हमें तो जो पता है, जिसको नॉलेज है, जिसको अवेयरनेस है, वो तो अपना काम धीरे धीरे कर ही रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल वो माझी मूवी अगर आपने देखी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, यस, कितने साल तक वो करता ही रहा, बन गया था, बोला अरे यार बहुत अच्छा किया है। उसने जब बीच में सोच दिया होता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को कुछ ऐसा है ही नहीं, छोड़ो रहने दो, ऐसा नहीं होता। वो कंसिस्टेंसी तो आपको लानी ही पड़ेगी। हम तो डट के खड़े हैं इस बार। मैं दोनों के बारे में बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज होगा पूरा एम्बेसडर। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि भाई हाँ, मैं भी अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें मैं ये ट्राई करूंगा। कस्टमर में धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, कस्टमर की जेब का पैसा तो बच ही रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फिर भी अभी क्या है कि वो अवेयरनेस नहीं है। तो ये पॉडकास्ट में आने का मेरा मेन रीजन यही था कि कस्टमर में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हम लोगों को, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रियल एस्टेट क्वालिटी मैनेजमेंट। होगी सर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। एक हैम्पर है आपके लिए। ये यार फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये स्पॉन्सर है हमारे जी यहाँ पे, बिल्कुल, अराइज ग्रुप। प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा।